हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका साथी एआई चैनल, जहां पर हम करते हैं जीके को टॉपिक वाइज कवर। आज लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मौर्यन एम्पायर। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो प्राचीन इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट रखता भी है और आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले देखेंगे इसकी समरी थोड़ी सी और उसके बाद करेंगे पिछले 2-3 साल में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। डिटेल्स में इनको एनालाइज करेंगे, एक एक फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा और इम्पॉर्टेंट कुछ स्लाइड्स आएगी आपके सामने, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा और टाइमली उसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मौर्य साम्राज्य को। उससे पहले अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हम रेगुलरली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के आपके सामने इसी तरीके से लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो था, इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना भी है और याद भी रखना है, और स्लाइड को आपके पास स्क्रीनशॉट के रूप में रखना भी है। ठीक है, तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि मौर्य साम्राज्य से पहले वहाँ ऊपर या उत्तरी भारत में हुआ करता था मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर का राजा था घनानंद। घनानंद जाना जाता है एक अय्याज किस्म का, एक मगरूर अपने आप में रहने वाला और क्रूर राजा माना जाता था। ठीक है, घनानंद। तो घनानंद ने क्या किया था, बहुत सारे टैक्सेस या कर लगाए हुए थे अपनी जनता पे, तो जनता बहुत पीड़ित थी वहाँ की। ठीक है, अब वहाँ पर एक बार आचार्य चाणक्य, जो कि राजनीति के प्रकांड विद्वान थे, ये जाते हैं उनके दरबार में और उनको बोलते हैं कि कुछ समस्याओं को लेकर के, कि कैसे प्रजा दुखी है करों को लेकर के, और किस तरीके से छोटे छोटे टेरिटरी उत्पन्न हो रही है जो कि आपस में लड़ते हैं, जिससे प्रजा का बहुत नुकसान होता है, और हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। इस टाइप के अपना एक विज़न लेकर जाते हैं वहाँ पर। लेकिन घनानंद, जो कि एक अहंकारी किस्म का राजा था, वो करता है इनका घनघोर अपमान आचार्य चाणक्य का। तो चाणक्य इस बात को से बहुत व्यथित और दुखित होते हैं और एक प्रण लेते हैं अखंड भारत का भी, और एक प्रण लेते हैं घनानंद को समूल नाश करने का, भारत की भूमि से घनानंद या नंद वंश को जड़ से समाप्त करने का। ठीक है, और इसमें वे सहायता लेते हैं चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त जो था, ये था घनानंद के ही सेना में एक सेनापति हुआ करता था। देखिए, कई सेनापति होते थे, उनमें से एक था चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त काफ़ी लोकप्रिय था, क्योंकि ये इसकी सैन्य क्षमता और युद्ध कौशल अप्रतिम हुआ करता था। ये वैसे ही लोकप्रिय था, तो घनानंद को भी एक बार ये लगा कि इसकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, ये कभी भी बगावत कर सकता है और मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र कर सकता है। तो घनानंद ने उसको भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, चंद्रगुप्त पर हमला किया। लेकिन चंद्रगुप्त बहुत ही चालाक और चतुर था, वो वहाँ से भाग निकलता है और कहा जाता है कि विंध्याचल के पर्वतों के किनारे ये मिलता है आचार्य चाणक्य से, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर बनाते हैं रणनीति घनानंद के अगेंस्ट। देखिए, एक था राजनीति अ, का महारथी और एक था युद्ध कौशल का महारथी। दोनों मिलकर के एक अच्छी सेना तैयार करते हैं, कई सारे छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिलाते हैं, छोटे छोटे राज्यों और उनकी सेनाओं को लेकर के एक व्यवस्थित सेना का गठन करते हैं। और पहले कुछ पंजाब के प्रांतों को एक्वायर करते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों को लेते हैं, और सभी सेना मिलाकर के ये हमला कर देते हैं घनानंद के ऊपर। घनानंद को बुरी तरीके से हराते हैं, इस तरीके से उसका नाश करते हैं कि एक एक वंशज उसका, घनानंद का, उनको ये मार डालते हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से नंद वंश को समाप्त कर, मगध एम्पायर को समाप्त कर अपने साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। तो राजा बनता है चंद्रगुप्त और उसके प्रधानमंत्री बनते हैं आचार्य चाणक्य,
जिनका कि नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी हमें मिलता है इतिहास में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ये एक ही नाम है, ठीक है दोस्तों। इनकी लिखी हुई एक बुक है अर्थशास्त्र। चाणक्य की लिखी हुई एक बुक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के ऊपर बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। इससे हमें भारतीय इतिहास में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में हमें मोस्टली 3 राजाओं के बारे में पढ़ना होता है, जो कि है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और सम्राट अशोक। तो हम एक-एक करके इनको देखेंगे। तो जो चंद्रगुप्त जो था ना दोस्तों, ये था इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये गद्दी पर बैठता है 322 ईस्वी में। तो लगभग 23 वर्ष इसकी उम्र रही होगी जब ये गद्दी पर बैठा था। इसने एक इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़ा था सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर महान का राजदूत हुआ करता था, ये अफ़गानिस्तान वाले एरिया में था। तो वहाँ पर इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद उसकी पुत्री से शादी भी की थी, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि भी हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ हाथियों की सेना वगैरह सेल्यूकस निकेटर को दी थी। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था युद्ध दोस्तों, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। इनके दरबार में होता है एक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में होता है, फिर जब ये जीत जाता है चंद्रगुप्त, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। इसकी लिखी हुई एक बुक है इंडिका। ये इंडिका जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और इससे हमें हिस्ट्री में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। वहाँ कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी और बाकी दूसरे राज्य वगैरह कौन से थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है मेगास्थनीज की लिखी हुई बुक इंडिका, ठीक है। इसे याद रखिएगा। तो देखिए, ये फॉलो करता है जैनिज़्म को। जैन जैन गुरु होते हैं वज्रबाहु इनके, चंद्रगुप्त के, और ये जैनिज़्म की शिक्षा दीक्षा लेता है इनसे। तो 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर ये जैनिज़्म में जैसे कि करते हैं, अ, उपवास रख कर के अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी में शासक बनता है, राजा बनता है, ठीक है। याद रखना है आपको बिंदुसार के बारे में कि ये कब बना, इस टाइप से पूछा जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब ये बैठता है बिंदुसार, तो वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस तरीके का युद्ध कौशल और सबसे सामंजस्य बनाया था, उसके कोई शत्रु नहीं हुआ करते थे। तो इसके भी बिंदुसार को ये चीज़ मिलती है कि ये अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, यानी कि शत्रु विनाशक। उस समय इसका कोई शत्रु आसपास नहीं था, इस टाइप से आप इसको याद रख लीजिएगा। और जो जो बिंदुसार था ना, ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। 298 पे ये बैठा था। इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसके समय 2 विद्रोह हुए थे। ये 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। तो इन दोनों को विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने 2 पुत्रों, पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद अशोक को भेजा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन बना था। मैं इसीलिए इन फैक्ट्स को स्लाइड के माध्यम से लेके आया हूँ कि आप इसको एक बार देख लेंगे या सुन लेंगे, तो आपको इस तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो बिंदुसार था, इसने सीरिया के शासक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, ठीक है। ये भी एक बार बना हुआ फैक्ट है दोस्तों, इसीलिए इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिंदुसार जो था, इसके समय में एक 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसको कि खलटक लीड करता था, ठीक है। याद रखिएगा, ये बिंदुसार के समय की बात है। तो इसके बाद बिंदुसार
का राज रहता है 269 तक के, ठीक है। 269 में बिंदुसार के बाद जो बैठता है या राजा बनता है ये अशोक बनता है। वैसे बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था वो तो सुसीम था, लेकिन जो अशोक है अपने भाई वगैरह को हराकर और उनको मार कर ही गद्दी पर बैठता है। और अशोक अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, और जिस तरीके से इसने युद्ध किया, इसने सबसे ज़्यादा मगध एम्पायर, जिसने सबसे ज़्यादा मौर्यन एम्पायर को जिसने की लीड बढ़ाया है वो सम्राट अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। अवंती यानी कि जो वर्तमान में उज्जैन एरिया है वहाँ का ये राज्यपाल हुआ करता था। और जो उज्जैन की रानी थी उसी से इसका विवाह भी हुआ था, ठीक है। तो देखिए अशोक ने दोस्तों सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ा था वो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध था। ये भारतीय इतिहास में बहुत ही भयंकर और विध्वंसक युद्ध था दोस्तों। कहा जाता है कलिंग युद्ध के बारे में कि जब ऊंचाई से देखते थे तो दूर दूर तक लाशें ही लाशें नजर आती थी, ऐसा कुछ विभत्स मंजर था। और कहते हैं कि जिस तरह से नदियां बहती है उस तरीके से खून बहा करता था। तो कलिंग युद्ध में जो हुआ था, एक्चुअली कलिंग को जीतने का प्रयास पहले चंद्रगुप्त ने भी किया था और बिंदुसार ने भी किया था, और दोनों ही उसको एक्वायर नहीं कर पाए थे। लेकिन अशोक को तो शायद महान बनना था, तो उसने लड़ा, पूरी क्षमता के साथ लड़ा और जीता भी। लेकिन जिस तरीके का मंजर था वो देखा उसके बाद उसने मतलब वो भी कहीं ना कहीं दुखी हो गया, और उसने जो भेरी घोष यानी कि जो एक्वायर करने वाली रणनीति होती थी कि युद्ध लड़ो और राज्य को शासन करो, ये इसको छोड़कर धम्म घोष यानी कि धर्म के द्वारा, शांति के द्वारा राज्य करो और अपना प्रशासन बढ़ाओ, इस नीति को अपना लिया। इसी के बाद इसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। उपगुप्त थे इनके गुरु जिन्होंने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और इसके बाद इनका जो अशोक का जो जीवन रहा वो धर्म के प्रचार में ज़्यादा रहा। कई सारे शिलालेख का ये निर्माण करवाते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इस टाइप से अलग अलग। और इन्हीं से हमें इतिहास के बारे में, उस समय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो इन स्तंभों के बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इनको एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट अशोक के समय के शिलालेख वगैरह है उन सब के बारे में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि वे करना भी बहुत ज़रूरी है, और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो बचे हुए और फैक्ट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त? तो ये थे दोस्तों विष्णुगुप्त, जिनको कि हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटिगोन्स या टोलेमी? ये सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी राजदूत था, सिकंदर महान का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये युद्ध जो हुआ था उसमें जो चंद्रगुप्त जीता था, उनकी संधि हुई थी, उसके तहत मेगास्थनीज को भेजा था, और वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, जिसने कि इंडिका नामक बुक लिखी, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखा होगा दोस्तों आपने कि किस तरीके से हम अगर एक समरी शॉर्ट भी
इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इस टाइप से पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया? तो अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो ये अशोक थे दोस्तों। क्या हुआ था, कलिंग युद्ध का जो विविध स्वरूप सामने आया था, जो जितना ज़्यादा खून बहा था उस युद्ध में, उसके बाद अशोक ने भेरी घोष को छोड़ा और धम्म घोष को अपना लिया, यानी कि शांति और प्रेम वाली नीति को अपना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की बुक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्णों का उल्लेख है? 12, 10, 5 या 7? तो 7 है दोस्तों। मेगस्थनीज की जो बुक है उसमें भारतीय समाज के 7 वर्ग कहे गए हैं। वैसे आपने जनरली 4 वर्गों के बारे में सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, लेकिन ये मेगस्थनीज की बुक में 7 है। पता नहीं इसके कैसे 7 वर्ण दिखाई दिए थे, पर इसने अपनी बुक में 7 वर्ग लिखे हैं, ठीक है। तो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? रथाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष या पथ्याध्यक्ष? तो ये अश्वाध्यक्ष कहते थे दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी थे वह अश्वाध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? वृहद संहिता, नीतिसार, सुलभ सूत्र या अर्थशास्त्र? तो ये कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज इसमें जो वृहद संहिता है ये वराह मिहिर की लिखी हुई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान दी गई थी? आजीविका, बौद्ध, लोकायत या जैन? तो ये जो बिंदुसार था इसने आजीविका संप्रदाय के लिए किया था ये, ठीक है। नागार्जुनी गुफाएं उनको दान दी थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, सांची या कलसी में? तो देखिए, गिरनार, कंधार और कलसी में शिलालेख है, लेकिन सांची में स्तूप है, ठीक है। ये स्तूप भी अशोक ने ही बनवाए हैं और ये शिलालेख भी अशोक के ही समय के हैं, लेकिन सांची में स्तूप है और गिरनार, कंधार और कलसी में शिलालेख है, ठीक है। मार्क करके रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो ऑप्शन है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बाघ गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं या अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो जो ये बराबर और नागार्जुनी गुफाएं है जो वर्तमान में बिहार में है दोस्तों, तो ये जो है ना मौर्य काल की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं कहा जाता है। मतलब ये मोनोलिथिक टाइप की है, यानी कि एक चट्टानों को लिया गया और उस पे उसको काट छाट के उसको इस तरीके से गढ़ाया गया, गुफानुपी संरचनाएं दी गई, ठीक है। तो ये मौर्यकालीन है, याद रखना है आपको, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। अगला देखते हैं, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? समाहर्ता, न्यायाधीश, अमात्य या धम्म महापात्र? तो देखिए, सामाजिक समस्याओं के लिए इसने धम्म महापात्र करके पोस्ट बनाई थी और ये अपॉइंट करता था धम्म महापात्र, जो कि सामाजिक जो भी प्रॉब्लम्स आते लोग लेकर आते थे उसको हैंडल करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, जन्म धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना या धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना? तो देखिए, भेरी घोष तो छोड़ने के बाद ही ये अपनाया था अशोक ने कि हम शिलालेख वगैरह पे या अलग अलग तरीके से धर्म नीतियों का प्रचार करेंगे, धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा ये होगा डी, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हाँ जी हाँ दोस्तों, अशोक ने जो लिपि
यूज़ की थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। और दूसरी लिपियों में भी लिखे गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मिले हैं और डिकोड हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही हुए हैं, ठीक है। दूसरा है चाणक्य ने के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र चाणक्य ने द्वारा ही लिखित है, तो 1 और 2 दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? अशोक था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फायान, हेंसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? स्वर्ण भूमि, स्वर्ण जगत, स्वर्ण बेट या स्वर्ण देश? तो देखिए, भारत को ये स्वर्ण भूमि कहते थे, ठीक है दोस्तों। ये जो विदेशी यात्री लोग आए थे ना, तो ये इसे स्वर्ण भूमि कहते थे। मेगास्थनीज का नाम आया, मौर्य वंश से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया? डीसी सिरकार, अलेक्जेंडर कनिंघम, एमएस वत्स या कॉलिन मैकेंजी? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे दोस्तों। जब भारत में औपनिवेशिक दौर था, यानी कि ब्रिटिश भारत था, उस समय 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट में थे, वो उन्होंने अशोक के शिलालेखों से रिलेटेड एक संग्रह प्रकाशित किया था, ठीक है। तो आपको सन भी याद रखना है 1877, और अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या जेम्स टेलर या वी गॉर्डन चाइल्ड? तो जेम्स प्रिंसेप था वो, जिसने कि डिकोड किया था दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ था कि 1877 तक के बहुत कोशिश करने के बाद भी क्या लिखा गया है शिलालेखों पर, ये हम पढ़ ही नहीं पाए थे। लेकिन जेम्स प्रिंसेप था, उसने लिपि को खोजा, लिपि को डिकोड किया, और उसे समझ में आया कि ये ब्राह्मी लिपि में इस टाइप से लिखा गया है, और क्या लिखा है ये सब, तो इसका श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भी याद रखिएगा और जेम्स प्रिंसेप को भी याद रखिएगा, ठीक है। एक लास्ट चीज मौर्य एम्पायर के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, कि इसका जो अंतिम शासक था ये बृहदत्त था, ठीक है। क्या हुआ था कि इसका जो सेनापति था बृहदत्त का, पुष्यमित्र शुंग, इसने 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त को मार दिया, और नया वंश यानी कि शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था, ठीक है। और ये चला था कुछ मौर्य एम्पायर 137 वर्षों तक के, ठीक है। याद करिएगा, 322 से लेकर के 150 से तक के कुल होते हैं 137 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये एक लाइन जो छूट गई थी स्लाइड में, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि रिसेंटली आए हुए हैं, और जो हमने समरी में देखे थे वो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो तो काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहे थे, और ये क्वेश्चन जो पिछले 2 साल में आए हुए थे वो थे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमने मौर्य एम्पायर को कवर किया, और भी जो कुछ फैक्ट रह गए होंगे आपके सामने लाए जाएंगे, और एक शॉर्ट फॉर्म में उसको भी अपन कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से ही हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक को कवर करेंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा, और आपके लिए आगामी पेपर में ये बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।